आदाब वन टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़िला सिद्दीक। देखेंगे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन का शेड्यूल हुआ जारी। फ्लाइट हाईजैकिंग के खतरे के बाद हैदराबाद एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर। नलामिली रामाकृष्ण रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू के गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज में साइकिल यात्रा निकाली। तेलंगाना के अलावा 4 रियासतों में इंतखाबी घंटी बज चुकी है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने रियासत तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के इंतखाबात का शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही इन 5 रियासतों में इंतखाबी ज़ाबिता नाफिज कर दिया गया है। इस मौके पर सीईसी राजीव कुमार ने कहा, हम 5 रियासतों के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर रहे हैं। हमने 40 दिनों में 5 रियासतों का दौरा किया। हमने 5 रियासतों के ओहदेदारों और पार्टी लीडर्स से बातचीत की। हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों से राय ली है। उन्होंने कहा कि वो इन 5 रियासतों के इंतखाबात के लिए 6 महीने से मशक कर रहे हैं। सीईसी ने कहा कि तेलंगाना की 119 असेंबली सीट, छत्तीसगढ़ की 90, मिजोरम की 40, राजस्थान की 200 और मध्य प्रदेश की 230 असेंबली सीट्स के लिए इंतखाबात होंगे। 5 रियासतों के असेंबली इलेक्शन जिसका पूरा मुल्क बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन ऑफिसर राजीव कुमार ने तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम रियासती असेंबलियों के इलेक्शन नोटिफिकेशन का ऐलान किया है। तेलंगाना में 30 नवंबर को पोलिंग होने का ऐलान किया गया है और तेलंगाना इलेक्शंस एक ही स्टेज में की जाएगी। नोटिफिकेशन 3 नवंबर को होगा। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 10 नवंबर 2023 है। मुशाहिदे की वजाहत 13 नवंबर 2023 को होगी। उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन की वापसी की आखिरी तारीख 15 नवंबर 2023 है। इलेक्शन की गिनती 30 दिसंबर 2023 को होगी। राजस्थान में 23 नवंबर को इलेक्शंस होंगे और नतीजे का ऐलान 3 दिसंबर को किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 7 नवंबर को पोलिंग होने का इंकिशाफ हुआ है। मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ में 2 मरहलों में इलेक्शंस होंगे। पहला मरहला 7 नवंबर को और दूसरा मरहला 17 नवंबर को होगा। तमाम रियासतों के नतीजे का ऐलान 3 दिसंबर को किया जाएगा। तमाम 5 रियासतों में 8.2 करोड़ मर्द और 7.8 करोड़ ख्वातीन वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने कहा कि 5 रियासतों में 679 असेंबली सीट्स के लिए इलेक्शन होंगे। इस इलेक्शन में बुजुर्गों को घर बैठे वोट डालने का मौका दिया जाएगा। मिजोरम और छत्तीसगढ़ में ख्वातीन वोटर्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 रियासतों में 1.77 लाख पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इसी ने वजाहत की कि तेलंगाना में 35,356 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। ईसी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 230 सीट्स, छत्तीसगढ़ में 90, राजस्थान में 200, तेलंगाना में 119 और मिजोरम में 90 सीट्स पर इलेक्शन होंगे। Now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram in the for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be
7th November. So first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. दरगाह की ज़ियारत के लिए जा रहे एक ही ख़ानदान के 4 अफराद भयानक सड़क हादसे में जान बहक हो गए। आंध्र प्रदेश के कडपा ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम ख़ानदान के 4 अफराद भयानक सड़क हादसे में जान बहक हो गए। बताया जाता है ये कडपा के आज़ाद नगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक ख़ानदान के ही 10 अफराद ऑटो से करीब में वाक़े मलयाल इमाम बी की दरगाह को ज़ियारत के लिए जा रहे थे कि ये हादसा पेश आया। आंध्र प्रदेश आरटीसी बस की ऑटो को टक्कर के नतीजे में 4 अफराद जान बहक हो गए और बाज़ दिगर ज़ख्मी हो गए। ये हादसा ज़िला कडपा के पोटला दुर्थी इलाके में पेश आया। ज़राए के मुताबिक बस के ड्राइवर ने बस का तवज़ुन खो दिया जिसके नतीजे में बस ऑटो से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि 4 अफराद जान बहक और बाज़ दिगर ज़ख्मी हो गए। इन अफराद की पहचान 25 साल का मोहम्मद, 25 साल की हुसैना, 10 साल की आमिना और 10 साल के शाकिर के तौर पर की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में जांच शुरू कर दी। नलामिली रामाकृष्ण रेड्डी ने अपने कारकुनों के साथ साबिक वजीर आला और तेलुगु देशम के सरबराह चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज में साइकिल यात्रा निकाली। ये यात्रा अनापर्ति मंडल के गांव रामावरम से शुरू होकर उलापल्ली विलेज से होती हुई जी ममीदड़ा विलेज पेडापल्ली मंडल में लॉर्ड सूर्यनारायण मूर्ति टेम्पल पर इख्तिताम पजीर हुई। सीनियर बीआरएस लीडर दोसाजू श्रवण ने टीपीसीसी के सरबराह रेवंत रेड्डी के बयानात में सीएम की नाश्ते की स्कीम के खिलाफ बोलने वाली बात का जवाब दिया। श्रवण ने रेवंत रेड्डी के लफ्ज़ों का जवाब देते हुए कहा कि जिन्होंने दावा किया कि गरीब बच्चों को नाश्ता फराहम करने पर खर्च होने वाली रकम अवामी अशरजात का ज़ाया है। श्रवण ने कहा कि इससे पता चलता है कि रेड्डी मजलूमों की किस कदर फिक्र करते हैं। वो ये बात हजम नहीं कर पा रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव स्कूली बच्चों को नाश्ता पेश कर रहे हैं और इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि गरीब और पशमंदा तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले 23 लाख बच्चे तालीम और सेहत से महरूम ना रहें। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक ईमेल के ज़रिए फ़्लाइट हाईजैकिंग की धमकी मिलने के बाद संडे इवनिंग को हाई अलर्ट पर रखा गया था, क्योंकि ईमेल में ख़ास तौर पर हैदराबाद दुबई फ़्लाइट को हाईजैक करने का जिक्र किया गया था। इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया। पैसेंजर और एयरक्राफ्ट की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने फ़्लाइट की अच्छे से चेकिंग की। एयरपोर्ट एसआई सुमन बिटाला ने बताया कि 111 पैसेंजर्स जो कि उस फ्लाइट से जाने वाले थे उन्हें दूसरे फ्लाइट के ज़रिए भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की सिक्योरिटी को Y+ सिक्योरिटी कवर पर बढ़ा दिया है। ये कदम एक्टर की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के तौर पर सामने आया है, जिन्होंने हाल ही में अपनी ताज़ी तरीन फिल्म जवान की रिलीज़ के बाद ख़तरात का सामना किया है। Y+ सिक्योरिटी कवर में 11 सिक्योरिटी पर्सनल की एक मजबूत टीम शामिल है, जिसमें 6 सीनियर कमांडोज के साथ साथ एक पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ी भी शामिल है। इस इंतज़ाम के तहत शाहरुख खान को 24 घंटे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नए खबर के साथ, तब तक के लिए
खुदा हाफिज़।